So, hello students, this is the last lecture of kinetic theory of gases. इसके बाद का जो लेक्चर होने वाला है उसमें मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग को 2 से 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले आपको देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, फिर उसके बाद आपको मेयर्स का इक्वेशन डिराइव करना है और उसके बाद आपको हर एक गैस का स्पेसिफिक हीट देखनी है कि अलग अलग गैसेस की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है और उसके वैल्यूज क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज गामा Cp/Cv। इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। सबसे पहले हम लोग को देखना है व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, दैट इज DOF। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक डेफिनेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, इट may be defined as the total number of independent quantities or coordinates required to specify the position of system is called as degree of freedom. It is given as, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, it is given as degree of freedom is equal to, it is 3a minus r. What is a? It's a number of molecules. R, number of independent restrictions. ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ना है। पहले मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी अगर मॉलिक्यूल ले लूं तो वो कितने तरीके से मूव कर सकता है, या फिर उसका कोऑर्डिनेट क्या है, या फिर उसका पोजीशन क्या है, इसको बताने के लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक गैस का मॉलिक्यूल है, इस कंटेनर में कहीं भी हो सकता है यहाँ हो सकता है वहां हो सकता है वहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कंटेनर में। तो उसके लोकेशन को बताने के लिए जो हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं उसका नाम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसका फॉर्मूला होता है 3a minus r। क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ equipartition of energy, law of partition of energy। आखिर ये क्या चीज है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इट इज 3/2 kBT। जिसे मैं एक मॉलिक्यूल सपोज कर लेता हूं, ये अगर एक मॉलिक्यूल है, ये हम लोग का x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट्स ले लिया। एक मॉलिक्यूल है, तो बताओ ये वाला मॉलिक्यूल कहां-कहां मूव कर सकता है। तो मैं बोलूंगा कि ये मॉलिक्यूल जो है, जैसे मैं एक मार्कर का एक ये ले लेता हूं, ठीक है, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल कहां-कहां मूव कर सकता है, तो मैंने बोला कि ये मॉलिक्यूल x एक्सिस पे मूव कर सकता है, y एक्सिस पे मूव कर सकता है, z एक्सिस पे मूव कर सकता है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 pV। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था 3/2 p। काइनेटिक एनर्जी पर मोल था 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल था 3/2 kT और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास था 3/2 RT/m। बराबर, ओके। तो ये मॉलिक्यूल बताओ कहां-कहां मूव कर सकता है, सिंगल मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ऊपर मूव कर सकता है, नीचे मूव कर सकता है, x एक्सिस पे लाइक ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है और आपकी तरफ आ सकता है, x एक्सिस पे भी जा सकता है, y एक्सिस पे भी जा सकता है, z एक्सिस पे भी जा सकता है। बट अगर ये सिंगल एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है 3/2 kT। ठीक है, the amount of energy is given to a single molecule according to the kinetic theory of gases is 3/2 kT। हमने लास्ट टाइम डिराइव किया। तो बताओ ये मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, तीन तरीके से मूव कर सकता है। क्या उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है।
कहीं भी मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड तीनों पे मूव कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन कितने हुए? 0। ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है? मोनोएटॉमिक, मतलब 1, ए का वैल्यू 1। अगर इस फॉर्मूले में देखूं मैं, व्हाट इज द ए का वैल्यू? इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है? तो ए, मैंने बोला 1। How many restrictions are there? There is no restriction. It can move along any axis. तो x, y, z, तो इसके restriction कितने हो गए? 0। तो ऐसे निकालेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हम लोग को आगे डिस्कस करना है। फिलहाल इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, the total energy, total kinetic energy per molecule is 3/2 kBT. This energy is divided as, अच्छा इसकी एनर्जी कैसे होगी? हाफ mv² फॉर x एक्सिस के लिए अलग, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी भाई, y एक्सिस के लिए अलग, हाफ mv² फॉर z एक्सिस के लिए अलग, z एक्सिस के लिए अलग। और इन तीनों का एडिशन देखूंगा तो आपका कितना आना चाहिए? 3/2 kBT। दैट मींस एक एक्सिस के लिए आपकी एनर्जी कितनी होगी? अगर 3 एक्सिस के लिए 3/2 kBT है फॉर सिंगल एक्सिस, फॉर वन एक्सिस कितना होना चाहिए आपकी एनर्जी? इट इज हाफ kBT। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि अगर एक तरीके का मोशन करना है, इस मॉलिक्यूल को सिर्फ x में मूव करना है, तो उसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी वो लगेगी हाफ kBT। अगर y एक्सिस पे मूव करना है तो हाफ kBT, z एक्सिस पे मूव करना है तो हाफ kBT। अगर मैं पूछ लूं कि बताओ कि टोटल एनर्जी कितनी है इस मॉलिक्यूल की, तो आप बोलोगे 3/2 kBT। इसको बोलते हैं इक्विपार्टीशन। मतलब हर एक एक्सिस पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाली है मॉलिक्यूल की वो सेम होगी। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बताया? टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल के पास कितनी है? 3/2 kBT, 3/2 kBT। तो एक एक्सिस की एनर्जी कितनी होगी? एक एक्सिस पे अगर वो तीनों एक्सिस पे मूव कर रहा है तो तीनों एक्सिस की टोटल एनर्जी है 3/2 kBT। एक सिंगल एक्सिस पे एनर्जी लगेगी हाफ kBT। ओके ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने देखा। एक देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम लोग को और भी डिटेल में देखना है। एक देखा हम लोगों ने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो टोटल एनर्जी होती है 3/2 kBT होती है, और एक एक्सिस पे एनर्जी कितनी होगी? हाफ kBT। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, समझते नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेयर्स इक्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेयर्स इक्वेशन। लास्ट ईयर की जो टेक्स्ट बुक थी उसमें मेयर्स के इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं था, बट इस साल की जो टेक्स्ट बुक है उसमें मेयर्स इक्वेशन का डेरिवेशन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन पढ़ने के पहले एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबको पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर ले लेता हूं मैं, ठीक है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया और ये कुछ ऐसे लगा हुआ है, इसके अंदर गैस है, ये एक बर्नर नीचे से लगा हुआ है जहां से कि आप क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो गैस को। ठीक है, मान लिया इस गैस का वॉल्यूम कितना है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V है, और इसका प्रेशर कितना है? P है, इसका फिलहाल टेम्परेचर कितना है? T है। बेसिक पैरामीटर्स बता दिया। अच्छा, जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप दोगे सबसे पहले क्या होगा सोचिए। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है सबसे पहले वो अमाउंट ऑफ हीट जाके गैस के मॉलिक्यूल को क्या करेगी? एक्साइट करेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। मैंने ये देखा था टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, ये जो एनर्जी आप दे रहे हो, मान लिया कि ये Q अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इस गैस को दे रहे हो, एनर्जी को Q से डिनोट करते हैं, हम लोगों ने देखा है बेसिक में। Q अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दे रहे हो, तो ये Q अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें दो काम में यूज आती है। सबसे पहले कि ये गैस की क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है कि गैस अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दी है तो सबसे पहले क्या करेगा? उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस को बढ़ाएगी। वंस द वाइब्रेशन बिकम्स मैक्सिमम, अब होगा क्या? इसके पास एक पिस्टन लगा हुआ है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए, इन्होंने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स लगाना चालू किया, प्रेशर लगाना चालू किया। प्रेशर लगाना चालू किया तो ये क्या हुआ? ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाने लगा, पिस्टन ऊपर की तरफ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क डन है।
तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है वो दो पर्पस में यूज होती है। एक तो यूज होती है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी और सेकंड होता है आपका वर्क डन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज गिवन, टोटल एनर्जी व्हिच इज गिवन, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज योर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी व्हिच इज गिवन टू द इंटरनल एनर्जी हर एक गैस की अलग अलग होती है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज योर वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। तो अगर मैं हीट देता हूं किसी भी गैस को, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं प्रेस करके कांस्टेंट रखूं, इसको बढ़ने नहीं, अब क्या होगा, जो भी हीट जाएगी वो क्या करेगी, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ाती जाएगी, मतलब मैंने क्या किया, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। वॉल्यूम फिक्स कर दिया मतलब चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है सर। अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है तो हम लोग को वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, आपको याद रखना है P इंटू डेल्टा V। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है आपका मतलब वर्क डन क्या है, आपका जीरो है। अगर वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन जीरो है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो किस लिए यूज हो रही है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर भी है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए मेयर इक्वेशन क्या है वो समझते हैं हम लोग। मान लिया जाए सेम चीज, एक कंटेनर ले लिया मैंने, इस कंटेनर से पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन पे ये लगाया मैंने, स्टॉपर लगाया है, यहां से बर्नर से मैं क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, ठीक है। मान लिया जाए इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, इनिशियल। अब मैं करता क्या हूं, लेट P, V and T are initial pressure, volume and temperature of the gas, temperature of gas, clear? अब मैं क्या कर रहा हूं, the amount of heat, let Q1 be the amount of heat, dQ1 be amount of heat given to gas at constant volume। मतलब मैंने क्या कर दिया, इसके वॉल्यूम को फिक्स कर दिया और Q1 अमाउंट ऑफ हीट इस गैस को दिया, इसके वॉल्यूम को फिक्स कर दिया और Q1 अमाउंट ऑफ हीट मैं इस गैस को दे रहा हूं, ठीक है। देन बाय लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या मिलेगा आपको कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो वो किस लिए यूज हो रही है, इंटरनल एनर्जी के लिए प्लस वर्क डन के लिए। बट आपका चेंज इन वॉल्यूम कितना है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, जीरो है। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है दैट मींस आपका वर्क डन क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। दैट मींस अगर ये डेल्टा V जीरो, इसका मतलब वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, इसका मतलब आ गया dQ इज इक्वल टू DE CV इंटू डेल्टा T। ये इक्वेशन पहला मिला हम लोग। व्हाट इज CV? इट इज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज हमको याद रखनी है, हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, ठीक है। हियर CV इज इक्वल टू इट्स मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। आगे समझते हैं। अब मैंने क्या किया, सेकंड टाइम पे लेट dQ be the amount of heat, dQ2, dQ1 दिया था मैंने, अब dQ2 अमाउंट ऑफ हीट दिया, लेकिन किस पे दिया हम लोगों ने, एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, अगर अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं तो जो भी हीट आप दोगे सबसे पहले क्या करेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद वो क्या करेगा, इसके वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा, क्लियर। लेट dQ2 the amount of heat given to gas at constant pressure by first law of thermodynamics, first law of thermodynamics, what I can say कि जो भी dQ2 अमाउंट ऑफ हीट जाएगी वो दो काम में यूज होगी, क्या क्या, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए और एक वर्क डन करने के लिए। अगर कांस्टेंट प्रेशर में है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम
pressure, I can write Cp into delta T. This is your equation number 2. Here, what is Cp? What is capital Cp? It's a molar specific heat. Molar specific heat at constant pressure. Is it clear? अब ये इक्वेशन को उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो. What you will get from इक्वेशन नंबर 1 and 2? क्या है हम लोग का? Cp into delta T, ये ऐसे रहेगा. D की जगह आप क्या रखोगे? Cv into delta T. और सब बच्चों को मालूम है वर्क डन क्या होता है? It is P into delta V. Yes or no? Is it clear to all? ठीक है. But what is your P? P is equal to PV is equal to PV is equal to क्या लिखेंगे? nRT. nRT. अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट है तो ये nR into delta T. ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये जो आपने यहाँ पे गैस लिया है, एक चीज याद रखना, ये आप 1 मोल ऑफ द गैस के लिए कर रहे हो. ये एक्सपेरिमेंट 1 मोल ऑफ द गैस के लिए कर रहे हो. दैट मींस व्हाट इज योर n का वैल्यू? इट इज इक्वल टू 1 मोल. सो आई कैन राइट P into delta V. P into delta V is equal to R into delta T. P into delta V is equal to R into delta T. So equation you can rewrite the equation P into delta T is equal to Cv into delta T plus R into delta T. ओके, यहां से देखो डेल्टा टी सब जगह से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा. दैट मींस Cp इसको इधर ले लो माइनस Cv इज इक्वल टू Cp minus Cv is equal to R. This is your Mayer's equation. एक बार वापस से बता रहा हूँ. Consider 1 mole of the gas in a container. Let P, V and T are the initial pressure, volume and the temperature of the gas. Let dQ1 be the amount of heat given to the system, given to the gas at constant volume. Constant volume पे दोगे मतलब changing volume 0 है, मतलब आपका work done 0 है. अगर वर्क डन 0 तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हो किसके लिए दे रहे हो आप? इंटरनल एनर्जी के लिए. इट विल बी Cv into delta T. व्हाट इज Cv? इट्स अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट क्या वॉल्यूम. उसके बाद आपने क्या किया? dQ2 विद अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर पे दे रहे हो मतलब क्या वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, मतलब दोनों काम होगा. इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और वर्क डन भी होगा. और उसका फार्मूला क्या होगा? Cv into delta T. व्हाट इज Cp? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. From equation number 1 and 2 हम लोग को पता है ये is equal to this plus this है. What is this? It is nothing but Cv into delta T and work done आपका होता है P delta V. Clear? अच्छा, what is PV? Ideal gas equation. PV is equal to nRT. पूरा एक्सपेरिमेंट कितने के लिए किया है? 1 मोल ऑफ द गैस के लिए. n equal to 1 मोल. अगर 1 रख दूंगा तो P delta V is equal to R into delta T. तो Cp into delta T is equal to Cv into delta T plus R into delta T. सब जगह से delta T कैंसिल. Cp minus Cv is equal to R. Mayer's equation. But Cp और Cv ये क्या है? These are the specific heat. And gas जो heat होती है, heat is nothing but energy. And energy can be एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है. तो अगर मैं ये इक्वेशन को रिराइट करने जाऊं, द अबव इक्वेशन कैन बी रीराइट एज, इक्वेशन आपका बनेगा Cp minus Cv is equal to R by J. Why we are considering J? J क्या है? It's a mechanical, J हम लोग का मैकेनिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है. मैकेनिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, ये मैंने क्यों किया? हम लोग को पता है इसका यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है. बट यूनिट जूल भी तो होता है. तो इसके लिए अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट डिवाइड बाय J का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका जूल में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, अब देखते हैं. बट ये जो Cp होता है, इट इज नथिंग बट मास इनटू स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. अरे Cp is equal to m into delta T, m into Sp होता है. फॉर्मूला होता है 11th स्टैंडर्ड में था. हम लोग इसको कैपिटल C लिखते हैं, इसको स्मॉल c लिखते हैं. बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिंबल चेंज कर दे रहा हूँ. ये कैपिटल Cp है और इसको मैंने स्मॉल Cp नहीं लिखा है. स्मॉल Cp की जगह मैंने Sp के फॉर्म में लिख दिया है. और Cv is equal to क्या होता है? m into Sp. If I will put this value, so what you will get? m into Sp minus m into Sv is equal to R by J. Take the m common, m को नीचे ले लो. Sp minus Sv is equal to R by mg.
सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये हम लोग को तीन इक्वेशन मिले। पहला क्या मिला, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सेकंड आपको क्या मिला, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाय J। थर्ड क्या मिला, Sp माइनस Sp इज इक्वल टू R बाय Mj। व्हाट इज Sp? इट्स अ principal specific heat at constant pressure। Sp principal specific heat at constant volume। R universal gas constant and mass of the gas। J क्या, mechanical equivalent of heat, mechanical equivalent constant of heat। so this is what all about your Mayer's equation। अच्छा, अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है, हम लोग को स्पेसिफिक हीट निकालना है हर एक टाइप की गैस की, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, रिजिड हो, कैसी भी हो। आइए स्टडी करते हैं। आपको तीन इक्वेशन पहले, उसके पहले मैं आप बता देता हूं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया। वो इक्वेशन अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा समझना। पहला इक्वेशन आप याद रखो, अगर आपको पढ़ना है ये, तो Cv इज इक्वल टू du बाई dt या फिर de बाई dt। de बाई dt पहली चीज, डेरिवेटिव्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, पहली चीज ये देखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है, अभी हम लोगों ने डिराइव किया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। और थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको रखना है गामा Cp बाय Cv। ये तीन फॉर्मूले आपको यूज करनी है आगे का टॉपिक समझने के लिए, ठीक है। आइए, अब ये तीनों चीजें कैसे आएगी, एक डेरिवेशन अगर आपको समझा तो हर एक डेरिवेशन आप खुद से कर सकते हो, सिर्फ एक डेरिवेशन आपको समझना है। चलिए पहला समझते, स्पेसिफिक हीट या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बता रहे हो और उसके साथ आप हर एक का, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो आप निकालना, दैट मींस गामा का हर एक वैल्यू निकाल रहे हो आप हर एक गैस के लिए। सबसे पहली गैस इसमें देखते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। चलिए मोनो एटॉमिक गैस क्या होगा, मान लिया जाए आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, समझना ध्यान से, ये आपकी जेड एक्सिस है। तो देखिए ध्यान से समझना, एक डेरिवेशन अगर आपको समझा तो हर एक डेरिवेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले एक डेरिवेशन आप ध्यान से समझिए, ये मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, दीज आर द मोनो एटॉमिक गैसेस, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूल बताओ कहां-कहां मूव कर सकता है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये फ्रीली अलोंग एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, फ्रीली अलोंग वाई एक्सिस पे मूव कर सकता है, फ्रीली अलोंग जेड एक्सिस पे मूव कर सकता है, इट कैन मूव एनीवेयर, यस और नो। सो how many translational degree of freedom it has, that means in how many ways it can move along the axis, कितने तरीके से ये एक्सिस पे मूव कर सकता है। तो मैंने बोला तीन तरीके से, ट्रांसलेशन मतलब सीधा मोशन कितना कर सकता है, तो मैंने बोला एक्स एक्सिस पे एक सीधा मोशन होगा उसका, वाई एक्सिस पे एक सीधा मोशन होगा, जेड एक्सिस पे एक सीधा मोशन होगा। तो ये तीन तरीके के कौन से ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए। अच्छा, क्या ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे घूम सकता है? हाँ, अगर घूमेगा तो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर ये मैंने हम लोग ने रोटेशनल डायनेमिक्स में किया है, अगर ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे राउंड करे तो बताइए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, जीरो, क्योंकि एक्सिस पे ही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसके पास सिर्फ कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल, दैट इज हाफ mv स्क्वायर वाली, ठीक है। तो अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये याद रखना है आपको, TDF, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF लिखिए, ठीक है। सो हाउ मेनी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इट हैज, it has 3 translational degree of freedom. How many rotational degree
of freedom it has? Answer is 0. Therefore, total degree of freedom of monoatomic molecule is how much? 3. ठीक है, तो total internal energy, total kinetic energy of monoatomic molecule कितना होगा? किसी भी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज इक्वल टू 3/2 kBT. ठीक है, बट व्हाट इज योर K? Kb इज इक्वल टू क्या होता है? RT. यस और नो? इसको मैं ले लेता हूं काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मैं इंटरनल एनर्जी सपोज कर देता हूं. क्यों सपोज कर रहा हूं? क्योंकि जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अब मैं कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं दे रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है, जो भी एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी है गैस की. अच्छा, तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी आ गई. E इज इक्वल टू 3/2, K इज इक्वल टू R/N होता है, सॉरी R/N. दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R/N. तो अगर मैं रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? R/N टाइम्स टू दी T. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT. ठीक है, K क्या होता है? R/N. N ने N को मार दिया, तो व्हाट इज द E का फार्मूला? इट इज 3/2 RT. 3/2 RT. पहली चीज मिली आपको, निकाला था मैंने काइनेटिक एनर्जी, 3/2 RT में निकाला पर मोल के लिए. आइए अब ये 3 स्टेप लगाते हैं. हाउ टू फाइंड CV? नाउ स्टेप नंबर 1 क्या? CV इज इक्वल टू क्या होता है सर? dE/dt. सो आई विल राइट dE/dt, मतलब टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में. तो dE/dt ऑफ 3/2 RT. व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? आउटसाइड देखो. CV इज इक्वल टू 3/2 R. T का डेरिवेटिव 1. सो दिस इज योर CV. पहली चीज क्लियर. सेकंड निकालो, CP निकालो. CP कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड CP? CP इज इक्वल टू R प्लस CV. R प्लस हाउ मच? 3/2 R. It will become 5/2 R. This is your CP. CV आ गया, CP आ गया. थर्ड स्टेप लगाओ, ये सेकंड स्टेप था, थर्ड स्टेप लगाओ. गामा विल बी इक्वल टू CP बाय CV. 5/2 R बाय 3/2 R. R से R गया, 2 से 2 गया. आंसर इज 5/3. So this is specific heat of constant for the monoatomic molecule. कितना हो जा रहा है? अगर मैं देखने जाऊं तो गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना आ रहा है? 5/3. 5/3 मींस 3 1 जा 3 बचा 2 बराबर 1.6666 एंड सो ऑन. ठीक है, आइए अब इसी को देखते हैं किसके लिए. देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा. डायटोमिक गैस फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए ऑक्सीजन, N2O2 एक्सेट्रा. ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, बराबर. ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, 2 मॉलिक्यूल हो गया. देखिए फार्मूला क्या था? 3A - R. ये भी समझ लेते. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? आंसर इज 2. हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन इज देयर? आंसर इज 1. कैसे बता रहा हूं आपको? 6 - 1. इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा. देखिए कैसे, 2 तरीके से बताऊंगा. एक तो फार्मूला से आप निकाल सकते हो, दूसरा समझा के. देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल है ये ऐसा, तो ये कैसे मूव कर सकता है? मैं बोलूंगा x एक्सिस पे ऐसे जाएगा, y एक्सिस पे आपकी तरफ आएगा, z एक्सिस पे ऐसे जाएगा. क्लियर? वापस से, ये आपकी एक्सिस है, x एक्सिस मूव कर सकता है मॉलिक्यूल. इन दोनों के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए. अगर ये इधर जा रहा है तो ये वाला भी यहां जाएगा. तो देखो ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है. तो ये 3 आपको मिला. अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. बिकॉज़ दोनों के दोनों मूव कर सकते हैं ना, लाइक दिस. ये 2 3, यस, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड व्हाट अबाउट, देखो इस एक्सिस के अबाउट ये कैसे मूव करेंगे? ऐसे, है ना. इस एक्सिस के लिए हाफ kBt, इस एक्सिस के लिए हाफ kBt, इस एक्सिस के लिए हाफ kBt. 3/2 kBt हुआ. 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन भी कर सकते. देखिए ऐसे, है ना. इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन, y एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं. हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, बराबर. तो एक हुआ.
और ये वाले एक्सिस के अबाउट जो z एक्सिस है उसके अबाउट भी तो घूम सकते हैं। हाँ सेकंड वो भी हुआ, लेकिन x एक्सिस के अबाउट अगर घूमेंगे तो बताओ एक्सिस पे ही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। ठीक है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। दैट मींस इट हैज टू रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट मींस मैंने क्या बताया, ये मॉलिक्यूल 1 2 और ये 3 तरीके से घुमा, 3 कौन सा, ट्रांसलेशनल, इस एक्सिस के अबाउट ये मोशन कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसा मोशन कर रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस, कोई मोशन नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसके पास 2 ही रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 and 2, योर आंसर इज 5, है ना। देखिए ना, 1 2 3 फ्री, 1 सामने के लिए 2, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट एक रेस्ट्रिक्शन है, तो दैट इज 1, रेस्ट्रिक्शन इज 1। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 2, योर आंसर इज 5 फ्रॉम फॉर्मूला। और यहाँ पे हम लोगों ने समझ के भी निकाला कितना, आंसर इज 5। ओके, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केवीडी होता है, तो यहाँ पे कितना है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5/2 केवीडी। ओके, r k क्या होता है, r/n, अगर मैं वैल्यू पुट अप करूंगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5/2 r/n, n से n गया, e कितना आ गया, तो 5/2 rt। हाँ देखो, एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, वापस से पूरा लिखूंगा नहीं। cv क्या होता है आपका, de/dt, तो de/dt ऑफ 5/2 rt। तो अगर मैं आगे देखूंगा तो cv क्या आ जाएगा, 5/2 r। अच्छा, बाय सेकंड इक्वेशन लगाओ, cp इज इक्वल टू क्या होता है, r प्लस c, तो आपका कितना आ जाएगा, 7/2 r। अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 बाय 5/2, आंसर इज 7/5। सो दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक। एक बार वापस से ध्यान से देखिए, क्या बताया मैंने, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है किसी मॉलिक्यूल के पास। चलिए, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने देखा यहाँ पे डायटोमिक के लिए, तो डायटोमिक के लिए कितना, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा 5/2 rt। डेरिवेटिव लूंगा तो ये t हट जाएगा, 5/2 r बराबर। अब cp क्या होता है, इसमें r ऐड कर दो, 5/2 r प्लस r, 7/2 r, तो गामा क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो, दैट्स इट। ओके, आइए अगला समझते हैं हम लोग। ये कौन सा हो गया हम लोग का, दिस इज ऑफ डायटोमिक। अगर मैं डायटोमिक में देख लूं नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड देख लूं, ये डायटोमिक रिजिड मॉलिक्यूल था, नॉन रिजिड या फिर ट्राइएटोमिक ले लेता हूं, तो कैसे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, सॉरी, नॉन रिजिड के लिए देख लेते हैं। तो नॉन रिजिड में क्या होता है, नॉन रिजिड में सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म होता है बेटा। इट हैज 3 डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इट हैज 2, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसके पहले हमने रिजिड देखा, मतलब वो मूव नहीं कर सकता है। इट हैज 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट उसमें क्या होता है, एक चीज एक्स्ट्रा होती है, वो आपको याद रखना है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करते हैं, बट वो टेंपरेचर हाई होने पे हम लोग कंसीडर करते हैं। और क्वेश्चन में दिया होता है, अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंट्रीब्यूशन अगर आपको लेना है, तो इट हैज 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर नॉन रिजिड के लिए आपको याद रखना है, कितना, 2 रोटेशनल, सॉरी क्या लिखा, हाँ बराबर, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 2 5 6 7, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल। सो व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी कितना आएगी आपकी, 7/2 kBT। अगर मैं फॉर्मूला रखूंगा k की जगह n से n कैंसिल होगा, 7/2 rt आ जाएगा आपका, 7/2 rt आ गया, आपने डिफरेंशिएट किया, 7/2 r बाहर चला गया, सो योर आंसर विल बी 7/2 टाइम्स द r। क्लियर है। अच्छा, 7/2 r आ गया, आपका cp निकालना है, तो r plus 7/2 times to the r, it will become 9/2 r। So your correct answer will be equal to 9/2 r by 7/2 r, it will be 9/7, 9/7। यही आपका ट्राइएटोमिक के लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग ने किसके लिए देख लिया, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक एंड मोनोएटोमिक। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताऊं तो मोनोएटोमिक के लिए आपने कितना निकाला, मोनोएटोमिक के लिए आपने निकाला 5/3, डायटोमिक के लिए आपने कितना निकाला, तो डायटोमिक के लिए कितना निकाला था आपने, कितना आया था 5, 7/5, 7/5। और ट्राइएटोमिक ये जो निकाला है मैंने, इसको आप ट्राइएटोमिक भी बोल सकते हो, नॉन रिजिड भी बोल सकते हो, इट इज इक्वल टू 9/7।
So this is what specific heat at constant pressure, to the specific heat at constant volume for monoatomic, diatomic and triatomic. ये वैल्यूज आपको याद रखनी होगी, केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. ओके, आगे समझते हैं हम लोग. दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखना है जो कि आपको याद रखना है, सिर्फ जो कि नीट और जेईई के क्वेश्चंस में होते हैं मोस्ट ऑफ. अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, सबसे पहला हम लोग को देखना है, ये हमने डायटोमिक, ट्रायटोमिक और मोनोटोमिक के लिए देख लिया. अब देखना है हम लोग को पॉलीएटॉमिक गैस के लिए. पॉलीएटॉमिक गैसेस. तो पॉलीएटॉमिक गैसेस के पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, पहले हम लोग को ये समझना है. तो पॉलीएटॉमिक जो गैसेस होती हैं उनके पास एक्चुअली में देखा जाए बेटा तो 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और F वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. यू हैव टू रिमेंबर, फॉर पॉलीएटॉमिक गैस, a polyatomic gas has 3 translational degree of freedom plus 3 rotational degree of freedom plus F vibrational degree of freedom. यस और नो. क्या बताया मैंने, किसी भी पॉलीएटॉमिक गैस को आप कंसीडर करोगे तो उसमें क्या होगा आपका 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और F वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा. तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या फिर इंटरनल एनर्जी का मैं डायरेक्ट निकालने जाऊं तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी. 3 ट्रांसलेशनल के लिए 3/2 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं RT. ठीक है, वही लिखोगे ना KT, K को लिखोगे R/N, N से कैंसिल होगा तो इंटरनल एनर्जी यही आने वाली है. ठीक है, 3/2 RT प्लस F RT/2 है ना. FRT नो, इट विल रिमेन FRT सिर्फ लिखना है आपको वहां पे. ठीक है, तो क्या क्या देखा आपने, क्या क्या देखा, 3 ट्रांसलेशनल की वजह से 3/2 RT, इसकी वजह से 3/2 RT, और इसको आपको याद रखना है कि F वाइब्रेशनल के लिए FRT सिर्फ होता है ना, F/2 RT. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या निकालने जाऊँ, CV निकालने जाऊँ, CV क्या होता है आपका dE/dt. ठीक है, तो देखिए 3/2 प्लस 3/2, ठीक है, इट विल बी 1.5 3 RT प्लस F RT. क्लियर, दोनों में कॉमन टर्म क्या है आपका RT, तो 3 प्लस F टाइम्स टू दी RT. दिस इज योर टोटल इंटरनल एनर्जी. इसको आप डिफरेंशिएट करो तो d/dt ऑफ कितना 3/F टाइम्स टू दी RT. t को डिफरेंशिएट कर दिया, t का डेरिवेटिव 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 3 प्लस F टाइम्स टू दी R. क्लियर, ये आपका क्या आ गया CV. हाउ टू फाइंड CP, तो व्हाट विल बी योर CP, तो CP कितना होगा बेटा, your CP will be equal to R plus CV. R plus कितना है 3R plus FR, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, 3R plus R, it will be 4R plus FR, कॉमन टर्म ले लो बाहर, 4 plus F times to the R. ये आपका आ गया क्या CP. तो what will be gamma, gamma will be equal to CP by CV. what is your CP, CP कितना निकाला आपने 4 plus F times to the R, और इसका 3 प्लस F टाइम्स टू दी R. R से R कैंसिल, 4 प्लस F अपॉन 3 प्लस F. एक बार वापस से देख लीजिए क्या बताया मैंने, किसी भी पॉलीएटॉमिक गैस के पास कितना होता है 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और F वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. तो इसका कंट्रीब्यूशन की वजह से एनर्जी कितनी आएगी 3/2 RT, इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से 3/2 RT और इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से FRT. तो अगर मैं देखूंगा तो 1.5 दैट इज इक्वल टू 3RT प्लस FRT. तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन RT लेने पे 3 प्लस FRT. अगर इसका डेरिवेटिव ले लूं तो डेरिवेटिव लेने पे विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर आपको क्या मिलेगा 3 प्लस F टाइम्स टू दी R. व्हाट विल बी CP, इसमें R ऐड कर दो मतलब 4 प्लस F टाइम्स टू दी R. अच्छा, इसको डिवाइड बाय इससे कर दो, आपका गामा का वैल्यू आ गया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर पॉलीएटॉमिक गैस. मोनोएटॉमिक गैस देखा, डायटोमिक गैस देखा, पॉलीएटॉमिक गैस देखा. डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को समझ में आया कि एक एक्सिस पे मूव करना है तो हाफ केवीटी हाफ केवीटी हाफ केवीटी. अगर हम लोग का रोटेशनल भी है तो उसके लिए भी हाफ केवीटी का कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है,
सो हम लोग ने आज इस चैप्टर का थियरी पॉइंट पूरा कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा तो उस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, बट उसके पहले मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बताऊंगा, पूरे चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है और कैसे कैसे क्या क्या डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर की थियरी को कंप्लीट नहीं की तो सबसे पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं पहले उसकी थियरी कंप्लीट करिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स पे स्टार्ट करिए, नहीं तो समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।